हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट, जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following are the types of universities existing in India currently? भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय अभी हैं? पहला ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, जो कि गलत है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। एंड टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से बता रही हूँ 124 है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी गलत ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में एंड टोटल वी हैव 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज पर 2023 डेटा। एंड लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सो 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जो कि है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टोटल वी हैव 479 स्टेट यूनिवर्सिटीज। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which among the following is not the responsibility of UGC? तो देखिए यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी क्या क्या जिम्मेवारियां नहीं है? पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का जो भी सिस्टम है इंडिया में, उन सब चीजों को रेगुलेट करना, उन सब चीजों पर फोकस रखना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट नॉट बोला है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि जितने भी उच्च संस्थान है उनमें अनुशासन को बनाए रखना, ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन है टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफ फैकल्टी, सो फैकल्टी। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर थोड़ी सी ये है कि पहला ऑप्शन तो गलत है। टू मेंटेन कैंपस, हायर एजुकेशन के कैंपसेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हमें नॉट ही पूछा गया था, तो इसलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रिसर्च में जो भी फंड यूज होता है वो सब प्रोवाइड करवाना भी यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मॉडल करिकुलम सजेस्ट करना यूनिवर्सिटीज को, ये भी यूजीसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपके जो कैंपस है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना इनकी जिम्मेवारी नहीं होती है, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। Next is, which of the following universities developed in connection with Viharas during ancient period in India? So देखिए यहाँ पे विहारा की बात की है, यहाँ पर वो जो जगह है बिहार उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये विहारा है। ठीक है, विहारा का मतलब होता है कि प्राचीन काल में देखो क्या होता था, पहले बच्चों को, जैसे मान लो मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मैं मंदिर में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए और उसी मंदिर को धीरे धीरे एक यूनिवर्सिटी का रूप देने लग गए और उसी के नाम से वो यूनिवर्सिटी चल गई, उस चीज को विहारा बोला जाता था। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पहले मंदिर हुआ करती थी, ये इस सवाल में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शंस है हमारे पास। सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आपको मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिला करती थी।
देन वी हैव नवदीप यूनिवर्सिटी, ये विहारा में नहीं आती थी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी विहारा का ही एक पार्ट है। एंड कांची यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप सब देख सकते हो करेक्ट आंसर है ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ओनली। आइडेंटिफाई द स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी वैधानिक निकाय होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि AICTE वैधानिक निकाय है, UGC वैधानिक निकाय है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसकी आपने लिस्ट बना देनी है। अगर नहीं पता तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटी क्या क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये बिल्कुल है स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है। अगला है एकेडमिक काउंसिल, नो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी होता है। फाइनेंस कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती। और यूनिवर्सिटी कोर्ट भी आपके पास क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। राइट, सो ये है आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको एज इट इज याद रख लो। यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैधानिक निकाय है वो बोला है, एज इट इज नोट कर लो, बहुत बार क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट 1 बोलती है पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। अनुसंधान हम क्यों करते हैं, इसका यहाँ पर एक रीजन बताया है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य ज्ञान में मौलिक योगदान देता है, कि आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअल में रिसर्च हम क्या क्यों करते हैं? ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ओके, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। सो देखिए, इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो रिसर्च में एक अच्छा खासा काम तो कर रही है, बट ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होने से इस पर फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश होने से ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होता है तो इजीली आंसर आपको मिल जाता है। Which among the following adversely affect the inclusive character of the institutions of higher education? ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन उच्च शिक्षा संस्थानों के समावेशी चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इफेक्ट कौन सा उन पर करता है, ये पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो। टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम एक जो शिक्षक है वो होने चाहिए, नहीं। सबसे ज्यादा इफेक्ट पूछा है। टू यूज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन सो दैट चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो ये होगा आपका सही आंसर। इसमें बोला है कि संस्थानों का चयन करने के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए हर बच्चे के लिए, हर पर्सन के लिए, ताकि वो मानदंड का उपयोग करना, ताकि पक्षपात को रोका जा सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। Which among the following factors promote the quality of education? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजिया, बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा अगर आपके कॉलेज वाले, आपके इंस्टीट्यूट वाले कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट वहां पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों को पता चल सकता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। ओके, सेकंड आ जाता है, सेकंड ऑप्शन आता है एनकरेजिंग कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च विद लीडिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। बाय प्राइवेटाइजिंग दी यूनिवर्सिटीज, हर एक यूनिवर्सिटी को निजीकरण उसका कर देना, ये गलत है। बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर दोज फैकल्टी हु डू नॉट डू रिसर्च, कि जो फैकल्टी आपकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग ई रिसोर्सेज टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि छात्रों और टीचर्स को ई संसाधन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें जनरेट होती है, जैसे पीडीएफ रिसोर्सेज है, वीडियो सेशंस है, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। तो सही आंसर है ए, बी एंड ई ओनली। बहुत आसान था। नेक्स्ट इज assertion बोलता है there are regional variations in the quality of education provided by the institutions of higher education.
ओके। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का मतलब होता है कि किस रीजन में आप पढ़ रहे हो, कहाँ हो, उस चीज में डिफरेंसेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट बोलती है जो कि सही है। इसका कारण क्या है? Institutions of higher education cannot be compared as they cater to needs of different social groups of students. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट आपको लग रहा है कि असर्शन और रीजन एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो बातें सही तो हैं, बट एक दूसरे को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ओके, आधुनिक विश्वविद्यालय सबसे पहले औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित किए गए थे। सो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के बारे में ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 बोलती है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, ब्रिटिश काल में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन पर वो इंडिया में ध्यान तो बहुत ज्यादा दिया करते थे, बट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में उनका कोई योगदान नहीं था, ना उनका कुछ ऐसे प्लान के बारे में अभी तक फिलहाल कहीं पढ़ा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। Credits earned by student and stored in academic bank of credit जिसको ABC बोला जाता है, after the date of earning such credits will have validity up to maximum of what। अब देखिए, आप लोगों को ये पता है कि ABC यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर अगला साल उनको छोड़ना पड़ रहा है, फिर वो उसके अगले साल पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर से, तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो स्टोर होंगे, उनको वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जाना पड़ेगा। किसी और कॉलेज में भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके पुराने स्कोर, पुराने क्रेडिट स्टोर रहेंगे, जिसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। एंड इसकी वैलिडिटी कितने साल तक है? तो इसकी वैलिडिटी बनाई गई है 7 ईयर्स तक। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है कि वैधता 7 साल रहेगी। 7 साल के बाद अगर बच्चा सोचे मैं वापस इस स्कोर को कंटिन्यू करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।